नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अगले महीने की 31 तारीख तक देश से माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। श्री शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में शांति बहाली में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का 5वां संस्करण गोवा में शुरू। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों पर चर्चा होगी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर कम करके 10% करने की घोषणा की। और कोलंबो में आईसीसी T20 विश्व कप में सुपर 8 चरण में आज शाम न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्राजील ने आज नई दिल्ली में डिजिटल साझेदारी, दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई और तटीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इन नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, सुधारित बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लूला के नेतृत्व में भारत ब्राजील संबंध मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने ब्राजील को लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि भारत और ब्राजील में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं पर समझौता सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के लिए दुश्मन हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार करने पर भी सहमत हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का औपचारिक स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महात्मा गांधी के मूल्य और आदर्श भारत ब्राजील साझेदारी को प्रेरित करते रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री सिल्वा की मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। 3,700 करोड़ से ज्यादा के कुल निवेश वाली ये परियोजना घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। ये सुविधा मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ऑटोमेटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरणों जैसे प्रमुख उद्योगों को सहयोग प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस परेड समारोह में कहा कि देश ने अगले महीने की 31 तारीख तक माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है। 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने देश की अतुलनीय सेवा की है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान और कोबरा बटालियन देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने में सीआरपीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जम्मू कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ के कारण ही संभव है। श्री शाह ने कहा कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ की कई बटालियन तैनात की गई हैं। उन्होंने देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह बाद में गुवाहाटी के निकटवर्ती क्षेत्र कचुटोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अब व्यावसायिक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय प्रगति का केंद्र बिंदु बन गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर लाजोस उल्हा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया कि बैठक में संसदीय सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा हुई। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज अंतिम दिन है। प्रदर्शकों, नवप्रवर्तकों और आगंतुकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सपो शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पंजीकृत आगंतुकों के लिए संशोधित प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा बताते हुए एक सामान्य सलाह परामर्श जारी किया है। कार्यक्रम स्थल के अंदर आवागमन के लिए विशेष गोल्फ कार्ट उपलब्ध रहेगी और परिसर के बाहर जाने के लिए गेट नंबर 4 और 10 के बीच शटल सेवा संचालित होगी। सभी प्रतिनिधियों को प्रवेश द्वार पर वैध QR कोड और सरकारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा फूड कोर्ट सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। मंत्रालय ने सभी पंजीकृत लोगों से अनुरोध किया है कि वे संशोधित प्रवेश प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निरुति क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन और रणनीति अधिकारी राज पटनायक ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इंडिया एआई समिट सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया है। एवीवे के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहसिन मेमन ने इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट को नव प्रवर्तकों और हितधारकों से जुड़ने का शानदार मंच बताया। आईजीओटी कर्मयोगी के प्रबंधक विनायक ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म एआई और उभरती प्रौद्योगिकी के सहयोग से एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें एआई द्वारा तैयार बहुभाषी प्रतिलेख भी शामिल हैं। मेरठ के छात्र वशिष्ठ ने उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस आयोजन से उनके जैसे छात्रों को एआई की नई तकनीकों को जानने का अवसर मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कई तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि आज सुबह समिट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में एआई समिट को लेकर बहुत उत्साह है। उन्होंने समिट स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कल हंगामा करने पर कहा कि लोगों ने इसे बेहद शर्मनाक बताया। जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास
कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजन स्थल पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य से पूरा देश आहत और विचलित है। विश्व एआई शिखर सम्मेलन हर किसी के लिए गर्व का विषय बन गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का स्तर लगातार गिरता जा रहा है वो निश्चित ही कांग्रेस का बेहद शर्मनाक कृत्य है। इसे केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये देश का अपमान है। ऐसे में लश्कर राहुल के सिपाही देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन कल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के विरोध में किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत के संविधान को असली ताकत तब मिलती है जब वो लोगों तक उनकी अपनी भाषाओं में पहुंचता है। नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में गुजराती और तमिल भाषाओं के संविधान के विमोचन और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित कानूनी शब्दावली के 8वें संस्करण के विमोचन के बाद अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने इस पहल को विभिन्न भाषाई समुदायों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। नौसेना के गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण आज गोवा के वेरम में नौसेना युद्ध महाविद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन का विषय है हिंद महासागर क्षेत्र उभरती समुद्री चुनौतियों का समाधान, गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रगतिशील प्रयास। सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक तंत्र और साझेदारियों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। यह तैनाती 2 चरण में होगी। 1 मार्च को बलों की 240 कंपनियों का पहला जत्था राज्य में पहुंचेगा। बाद में 10 मार्च को शेष बलों की तैनाती की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये नया टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों का स्थान लेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया, जिससे ये सवाल उठने लगे कि भारत पर पहले लगाए गए 18% टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस के बयान से यह स्पष्ट होता है कि धारा 122 के अंतर्गत भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर घटकर 10% हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका हाल ही में अपनाए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाल ही में हमने संयुक्त बयान को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 चरण आज से शुरू हो रहा है। चरण के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगले महीने की 31 तारीख तक देश से माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण गोवा में शुरू। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों पर चर्चा होगी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर कम करके 10% करने की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।